तो आइए इस वीडियो के अंदर हम ये जानते हैं कि एक्सरेज का इंटरेक्शन मैटर के साथ किस प्रकार होता है। जनरली एक्सरेज मैटर के साथ 5 तरीकों से इंटरेक्ट करती है। सबसे पहले कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये 5 तरीके हैं जिनसे एक्सरेज मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं, या जब कभी भी किसी मीडियम में जाती हैं तो मीडियम के एटम के साथ, मीडियम के पार्टिकल के साथ इन 5 तरीकों से एक्सरेज का हमें इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इन पांचों में से फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये दोनों जो इंटरेक्शन है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये जनरली काम आते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम कोहेरेंट स्कैटरिंग समझते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग सबसे पहले जे थॉमसन नाम के एक फिजिसिस्ट के द्वारा समझाई गई थी। अगर हम बात करें कोहेरेंट स्कैटरिंग के बारे में, तो एक्सरेज विद एनर्जी बिलो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल अंडरगो कोहेरेंट स्कैटरिंग। मतलब एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे फोटॉन्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, तो उन फोटॉन्स की जिनके पास 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होगी वो कोहेरेंट स्कैटर करेंगे। क्या होता है कोहेरेंट स्कैटरिंग में कि एक्सरे की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसकी वेवलेंथ और जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। अगर हम बात करें कोहेरेंट स्कैटर्ड एक्सरेज के बारे में, तो जनरली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं। एक बार हम एटॉमिक लेवल पर समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। हम मान लेते हैं कि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका इनर शेल जिसको हम के शेल कह रहे हैं, ये इसका आउटर शेल जिसको हम एल शेल कह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और आउटर शेल के अंदर यानी कि एल शेल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। होता ये है जनरली कि इस तरीके से एक एक्सरे का फोटोन आया, ठीक है, इसके पास मान लीजिए कुछ एनर्जी है, इसके पास एक्स एनर्जी है, तब होगा क्या कि ये एक्सरे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब आउटर जो आपका शेल है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसने स्ट्राइक किया। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को लेके वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो रेजोनेंस की वजह से, मतलब जब ये वाइब्रेट करेगा तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देगा। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो है ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज जो है ये रिलीज कर देगा। मतलब एक्सरेज जो है ये जनरली आपकी प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, और इन एक्सरेज की जो वेवलेंथ होगी या जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी किसके, जो इनिशियल एक्सरे जो थी आपका मतलब कि जो इनिशियल एक्सरे इंसिडेंट हुआ था उसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये स्कैटर्ड एक्सरे के बिल्कुल बराबर होगी। कोहेरेंट स्कैटरिंग का ये जो फिनोमेना है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि जो एक्सरे फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन में जो है यूज हो रही है। हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सरे फोटोन है ये एटम को एक अनस्टेबल स्टेट में जो है कन्वर्ट कर देता है, और एटम उस एक्सेस एनर्जी या इलेक्ट्रॉन उस एक्सेस एनर्जी को वाइब्रेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाती हैं। और ये जो आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस हुई इनको हम स्कैटर्ड एक्सरे के नाम से भी जानते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग जो होती है ये जनरली 2 टाइप की होती है, एक जिसको हम थॉमसन स्कैटरिंग कहते हैं और दूसरी जिसको हम रिले स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। थॉमसन स्कैटरिंग के अंदर जो फोटोन है वो एक ही बार इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा और अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके उस एक्सेस एनर्जी को एक्सरेज की फॉर्म में रिलीज कर देगा। लेकिन रिले स्कैटरिंग के अंदर जो फोटोन होता है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी को जो है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो रिले स्कैटरिंग के अंदर जो है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करते हैं और एक्सरेज को जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। अब अगर हम जनरली बात करें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर कोहेरेंट स्कैटरिंग बहुत ही कम देखी जाती है। रीजन इज कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम हाई एनर्जी एक्सरेज का जो है प्रोडक्शन यूज जो है हम ज्यादा करते हैं। जनरली मैमोग्राफी जैसे प्रोसीजर के अंदर हम जो है लो एनर्जीज का यूज करते हैं, तो वहां पे जो है हमें कोहेरेंट स्कैटरिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कोहेरेंट स्कैटरिंग के चांसेस के बारे में, तो आप देखिए कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है जनरली डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे और डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द फोटोन। मतलब
अगर हम कोहेरेंट स्कैटरिंग का लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट देखें तो कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है जनरली डिपेंड करती है, यानी कि कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि अगर जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इसके कोहेरेंट स्कैटर के चांसेस कम हो जाएंगे। वहीं अगर हम एटॉमिक नंबर से रिलेट करते चले कि अगर किसी मीडियम में जो एटम है उनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है जनरली एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप मीडियम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देते हो तो कोहेरेंट स्कैटरिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें एनर्जी के तो जितनी ज्यादा एक्सरे फोटोन में एनर्जी होगी वो उतना ही कोहेरेंटली स्कैटर कम होगा। और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के जनरल प्रोसीजर्स में तो हम लोग जो है ज्यादा एनर्जी के एक्सरे फोटोन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। जनरली कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है वो मैमोग्राफिक जैसे प्रोसीजर में जहां पे हम लो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे देखने को मिलती है।